Okay, Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 4 and I am Kamal Iqbal, and today we are going to talk about organizational culture and style of different operations in project management. Acha, before proceeding further with why we are going to discuss the organizational culture and style, I want you people to understand that this is very important. जब तक हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर या आपकी मैनेजमेंट हायरार्की क्लियर नहीं होती, वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर. हम उसमें डिफरेंट चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. हमें डिफरेंस बिटवीन द प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन समझना बहुत ज़रूरी होता है. हमें जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और किस तरह के स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, हमें किस बंदे से जाके प्रॉब्लम की सूरत में बात करनी है, कौन से बंदे को कहाँ पे एड्रेस किया जाएगा और कौन से बंदा कहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा, ये सब चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी हैं. इसलिए अभी तक हम जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल इंट्रोडक्शन या कल्चर मोड की डिस्कशन पे चल रहे हैं. एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इन द स्टाइल. ठीक है. Organizations are systematic arrangement of entities, persons or department aimed at accomplishing a purpose which may involve undertaking projects. And organizational culture style affect how it conducts the project. अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम होता है तो वो क्यों इतना टाइम लेता है, अभी मैं आप लोगों को सोचने की ये बात कहूँगी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम हो रहा है तो वो इतना टाइम क्यों लेता है. अगर बात आती है आपके इसकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में इतनी ग्रोथ क्यों होती है, आपको क्रेडिबिलिटी या आपको अकाउंटेबिलिटी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा क्यों होती है, जॉब सिक्योरिटी कहाँ पर है, कौन से लोग जो हैं वो अपने आप को ज़्यादा ग्रो करता हुआ समझते हैं इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन, इन टर्म्स ऑफ देयर पर्सनल ग्रूमिंग एंड एवरीथिंग. क्या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा होते हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा होता है, या प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं. अपकमिंग मार्केट में प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. वो क्यों बढ़ता जा रहा है? जस्ट बिकॉज कि उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी ज़्यादा होती है. जिस इंसान को काम डेडिकेट किया जाता है वो उस काम को बहुत डेडिकेशन के साथ, लॉयल्टी के साथ, हार्ड वर्क के साथ कंप्लीट करता है. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आपको रिलैक्सेशन मार्जिन होता है बिकॉज आपकी जॉब सिक्योरिटी होती है. प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में या प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में आप जब चैलेंज लेते हैं तो आप कम्प्लीटली अकाउंटेबल होते हैं उस काम के लिए इन केस वो ख़राब हो जाएगा. एक बात याद रखने की है कि जिस मुल्क में प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा होता है वो कंट्री ज़्यादा ग्रो करती है एज़ फार वो ऑर्गेनाइजेशन या वो कंट्री जिसमें आपकी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा होती हैं. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वो होती है जिसमें आपके पास कुछ सेक्टर कुछ शेयर्स गवर्नमेंट के पास होते हैं, कुछ शेयर्स आपके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास होते हैं. और उनका फ़ायदा ये होता है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक चेक रखती है और इसके अलावा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या उसका प्राइवेट जो ह्यूमन रिसोर्स या मैनेजमेंट सेक्टर है वो भरपूर कोशिश करती है कि उसके एंड से किसी भी किस्म की कोई कमी ना हो. चाइना ने अगर बहुत ज़्यादा तरक्की की है तो उसकी तरक्की की सबसे बड़ी वजह यही है कि वहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा है, वो कम्युनिटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट है जिसकी वजह से वहाँ पे स्टेट रन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है. येस, वहाँ पे आपको जो है वो प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं मिलती, शायद यही वजह है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया. अच्छा, let's talk about organizational culture and styles. Cultures and styles are a group phenomenon known as culture norms which develop over the time. The norm include established approaches to initiating and planning projects, that the means considered acceptable for getting the work done, and recognized authorities which make or influence decisions. Organizational culture is shaped by the common experiences of the members of the organization, and most organizations have developed unique culture over the time, practice and the common usage. Okay, organizational culture and style, उसमें कहते हैं कॉमन एक्सपीरियंस इंक्लूड, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में और कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती. शेयर विजन, मिशन, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस, रेगुलेशन, पॉलिसीज़, मेथड्स एंड प्रोसीजर, मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड स्टाइल, रिस्क टॉलरेंस, व्यू ऑफ लीडरशिप, हायरार्की एंड अथॉरिटी रिलेशनशिप, कोड ऑफ कंडक्ट, वर्क एथिक, वर्क आवर्स, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट. अच्छा,
प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई बंदा एनरोल होता है तो उसको पूरी ओरिएंटेशन दी जाती है, उसको समझाया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह काम करती है, वो कौन सा बंदा जो बंदा एनरोल हो रहा है वो किस मैनेजर के अंडर काम करेगा, उस मैनेजर के अंडर काम करने के उसको क्या बेनिफिट्स होंगे और वो आगे कहाँ पे ग्रो कर सकता है और कहाँ पे अपने आप को देख रहा है। इन केस अगर उसे कोई गलती हो जाएगी तो वो किसको जाके रिपोर्ट करेगा, उसको सपोर्ट चाहिए तो वो किसको जाके किसकी लीडरशिप के अंडर काम करेगा, और उसमें फिर वो जाके अगर उसको जो है अप्रेजल या रिवॉर्ड सिस्टम की बात है तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट उसको प्रॉपरली ब्रीफ करता है कि आपको किस तरह कब कौन सी चीज़ मिलेगी। ठीक है, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट मैटर्स द मोस्ट। Okay, project management success in an organization is highly dependent on the effective organizational communication style, especially in the face of the globalization of the project management profession, and organizational communication capabilities have greater influence on how projects are conducted. As a sequence project manager in distant locations are able to more effectively communicate with all relevant stakeholders within the organizational structure to facilitate the decision making. अच्छा, यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर जाके स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, स्टेक होल्डर्स को बताते हैं कि कौन सी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और कौन सी चीज़ों को हम डिस्कस नहीं करेंगे, पूरी की पूरी ब्रीफिंग या अपडेट या रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट एक बंदा जाके स्टेक होल्डर्स को बताता है जिन्होंने पैसा लगाया हुआ था उस प्रोजेक्ट पे। एक बंदा जाके क्यों बताता है, पहले हमारी रूटीन ऑपरेशन ये था कि फ़ाइनेंस वाला जाके फ़ाइनेंस की ब्रीफिंग देता है, इंजीनियर जो है वो इंजीनियरिंग की जाके ब्रीफिंग देता है, जो उसका मार्केटिंग का पर्सन है वो जाके मार्केटिंग की ब्रीफिंग देता है। इससे कम्युनिकेशन गैप आता है। कम्युनिकेशन गैप का मतलब ये कि मार्केटिंग वाला कोई और बात कर सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला कोई और बात कर सकता है, ह्यूमन एरर हर जगह है, हम मशीन्स की तरह एक एक बात जाके कोडेड नहीं बोल सकते, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई अपने एंड से बात करेगा जिसकी वजह से डिफरेंस ऑफ कम्युनिकेशन या डिफरेंट ऑफ अप्रोच क्रिएट हो सकता है। कोई बात किसी बंदे को लगेगी कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पहले सॉल्व करना चाहिए, किसी बंदे को लगेगी ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पहले सॉल्व करना चाहिए, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं होगा। इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए एक बंदा एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर जाके स्टेक होल्डर से डिस्टेंस कम्युनिकेशन करते हैं, उनको आराम से सारी चीज़ों की ब्रीफिंग देते हैं, उनसे क्लैरिटी लेते हैं। जब वन फोकल पर्सन हमारे पास एज ए लीडरशिप होता है कम्युनिकेशन के लिए तो हमारे बहुत से मसले हल हो जाते हैं और हमें बहुत से मसलों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। Moving further, stakeholders and project team members can use electronic communication, for example, email, texting, instant messaging, social media, video, web conferencing, and other forms of electronic media to communicate with the project manager formally and informally. अच्छा, ये भी होता है, जैसे आजकल भी हम ये देख रहे हैं कि in a distance communication, I am teaching you people about the project management, and I am waiting for you people to respond me back with your any kind of a query that you have, and if you are not able to understand, because I hope that this will be clear. In just case अब मैं ये जानना चाहूँगी कि आने वाले लेक्चर्स में अगर आप लोगों को अभी तक कोई बात समझ नहीं आई तो मैं उसको कम्युनिकेट कर सकूँ। इंटरनेट ने हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि हम किसी भी किस्म का कम्युनिकेशन कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, जिसके रिटर्न में ये हो रहा है कि कोई भी बंदा मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में लाहौर में बैठा हुआ कराची में भी कम्युनिकेट कर रहा है, लाहौर फैक्ट्री में भी कम्युनिकेट कर रहा है, एज वेल एज़ वो दुबई में भी कम्युनिकेट कर रहा है। फिर इसी तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बजाय इसके कि वो ट्रैवलिंग में अपना टाइम इन्वेस्ट करें, वो और प्रोजेक्ट्स में टाइम इन्वेस्ट करते हैं और उसके पैरेलल वो अपने डिस्टेंट प्रोजेक्ट या आउटसोर्स प्रोजेक्ट्स को आराम से मॉनिटर कर रहे हैं। सो यूँ वेब कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉलिंग और सोशल मीडिया के टूल्स के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन ज़्यादा ईजी हो चुका है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास। इन टाइप्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इन टाइप्स के अंडरस्टैंडिंग की वजह से हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आगे जाके जब हम केस स्टडीज इन्वॉल्व करेंगे तो उसमें आपको ये बात क्लियर होगी कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क हैंडलिंग ज़्यादा अच्छी तरह हो सकती है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आपके पास प्रोजेक्ट पैरेलल जो है वो कम्पीट होते हैं और आपकी एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्ट या एफिशिएंसी ऑफ द आउटपुट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होती है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़ एन एंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर विच कैन अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज एंड इन्फ्लुएंस हाउ प्रोजेक्ट्स आर कंडक्टेड। Organizational structures range from functional to the projectized with a variety of metric structure in between. Metrics क्या होता है इसको आगे हम देखते हैं। Okay, I need to fix this slide. I'll just fix it right now.
ओके, लेट्स टॉक अबाउट इन्फ्लुएंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन द प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट मैनेजर की अथॉरिटी फंक्शनल में लिटल टू नन होती है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस हमारी मोर लाइक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिसमें आपको पता होता है कि आपका काम ये है, आपने सिर्फ ये काम करना है, इसके अलावा आपका कोई और किसी चीज़ के साथ लेना देना नहीं है। रिसोर्स अवेलेबिलिटी लिटल टू नन होती है। वो मैनेजेस द प्रोजेक्ट बजट। सिर्फ फाइनेंस वाले जो आपके जो है वो फंक्शनल मैनेजर के तौर पे काम कर रहे होते हैं, उनका काम होता है वो प्रोजेक्ट के बजट को मैनेज करें, इसके अलावा वो किसी और चीज़ को नहीं लुक आफ्टर करते हैं। उनके पास फाइनेंस की स्पेशलिटी होती है, लेकिन उनके पास प्रोजेक्ट की स्पेशलिटी नहीं होती। उनको नहीं अंदाज़ा होता कि किस चीज़ पर कितना पैसा लगाना है, जिसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर को एज ए पार्ट टाइम हायर किए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह कि जिस तरह हम एक टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि उसने मैनेज भी करना है अकाउंट्स के डिपार्टमेंट को। अब एक आईटी का टीचर प्रोजेक्ट मैनेजर एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर फाइनेंस को कैसे हैंडल कर सकता है? दिस इज़ द क्वेश्चन दैट हैज़ बीन रेज्ड। ठीक है, तो हम उसको पार्ट टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि जी हमने एक पूरी कैंपेन स्टार्ट किया जिसको आप मॉनिटर करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अच्छा, अब जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा होता है वो पार्ट टाइम काम करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगाते हैं और टाइम नहीं लगाते। या बिल्कुल इसी तरह किसी अब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपने कोई री स्ट्रक्चरिंग करनी है या आपने कोई मॉडिफिकेशन इन द बिल्डिंग स्ट्रक्चर करनी है, तो आप किसी एक बंदे को उस डिपार्टमेंट में से चूज़ करते हैं और आप उसको रिस्पॉन्सिबल कर देते हैं। अब वो अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके पैरेलल एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर वो दूसरा काम भी कर रहा है, जिसकी वजह से उसके अपने काम की एफिशिएंसी जो है वो इफेक्ट हो रही है, और वो उस काम को जो उसको असाइन किया गया एज ए पार्ट टाइम उसको भी प्रॉपर्ली लुक आफ्टर नहीं कर सकता। अच्छा, मैट्रिक्स में 3 चीज़ें होती हैं, वीक मैट्रिक्स, बैलेंस मैट्रिक्स एंड स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स। वीक मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर की अथॉरिटी बिल्कुल लो होती है, ये बिल्कुल इक्वल टू द फंक्शनल है, और रिसोर्स अवेलेबिलिटी भी लो होती है। फंक्शनल एज ए फंक्शनल मैनेजर वो काम कर रहा होता है, पार्ट टाइम काम कर रहा होता है, बिल्कुल इक्वल टू दिस चल रहा होता है। बैलेंस में कहीं ना कहीं उसको जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर की अथॉरिटी रिलायबल होती है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी भी मिल जाती है। प्रोजेक्ट बजट जो मैनेजर होते हैं यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले आपके प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछ के खर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी आपने फुल टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर हायर कर लिया। वंस यू हैव हायर्ड द प्रोजेक्ट मैनेजर एज ए फुल टाइम, उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटा के सिर्फ एक काम पे डेडिकेट कर लिए, तो वो बाकी सब लोगों से भी इजीली कम्युनिकेट कर रहा होता है। वंस ही इज़ बीन ईजीली कम्युनिकेटिंग विद द अदर पीपल, उसकी वजह से ये होता है कि उसके लिए आसानी होती है कि वो सारी चीज़ों को आराम से मॉनिटर कर सके, क्योंकि अब वो पार्ट टाइम फंक्शनैलिटी से फुल टाइम फंक्शनैलिटी पर आ गई है। हाँ, वो ठेके पे लोग हायर कर सकते हैं, वो पार्ट टाइम लोगों को हायर कर सकते हैं जिनके थ्रू वो काम करवा के मिनिमल वेजेस पे करके काम ख़त्म कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर को पूरा कंट्रोल दिया जाता है, उसकी अथॉरिटी सबसे ज़्यादा मॉडरेट टू हाई होती है, रिसोर्स उसको हर तरह का प्रोवाइड किया जाता है। एक बिल्कुल इसी तरह कि आपने कंपनी के लिए एक पूरी एप्लीकेशन तैयार करवानी है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की एप्लीकेशन तैयार करवानी है, आपने एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को पूरा काम हैंड ओवर कर दिया, ठीक है, और वो बंदा जो है उसको लुक आफ्टर भी कर रहा है, उसकी डिटेल्स को भी चेक कर रहा है, एज वेल एज उसको काम को कंडक्ट भी कर रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल उसमें फुल टाइम होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्टाफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी वो फुल टाइम हायर्ड होते हैं, यानी कि एक एप्लीकेशन जो इमरजेंसी में तैयार हो रही है उसके लिए हर तरह का बंदा उसमें आके लगा हुआ होगा, और हर तरह का बंदा जो उसमें आके लगा हुआ होगा वो पूरा डेडिकेटेड काम कर रहा होता है। दिस इज़ इक्वल टू द प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? वो ऑर्गेनाइजेशन जो एक प्रोजेक्ट पर डेडिकेटेड होकर काम करती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे पेरेंट्स हमें कह देते हैं कि आपकी ज़िंदगी का मकसद है सिर्फ पढ़ना, और आपने डेडिकेटेड होकर सिर्फ पढ़ना है। अब आपको पढ़ने के लिए जौन से रिसोर्सेज चाहिए वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आप अपने कामों को खुद हैंडल करते हैं, आप देखते हैं कि किस सब्जेक्ट को आपने ज़्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट को आपने फोकस नहीं करना, किसके आपने टेस्ट लेने हैं, किसके आपने टेस्ट नहीं लेने, किस सब्जेक्ट के आपने सबसे ज़्यादा रीइंफोर्समेंट करनी है। इसमें आपका काम फुल टाइम डेडिकेटेड होता है, और आपको हर तरह की एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि आपके काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करता। सेम गोज़ विद एनी काइंड ऑफ एमरजेंसी ऑपरेशन जो अभी हमारे स्टार्ट हुए हैं, नेशनल ऑपरेशन कमांड आई हुई है, उसको हर तरह की जो है वो अथॉरिटी प्रोवाइड की हुई है, जो रिसोर्सेज हैं उसको वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसको फाइनेंसेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसको पूरा एक डेडिकेटेड स्टाफ दिया गया है हैंडल करने के लिए ऑपरेशंस। इसके अलावा उसको पूरी अथॉरिटी है, वो किसी भी टाइम कोई भी किसी का डिसीजन ले सकता है इन
आफ्टर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल इसी तरह जब हम एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर को हायर करते हैं तो उसके पास पूरी अथॉरिटीज़ और उसको हर तरह के रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो डेडिकेटेड होके रिस्पॉन्सिबल भी होता है और अकाउंटेबल भी होता है उस काम के लिए। इन केस अगर वो काम ख़राब हो जाता है तो वो जवाबदेह होता है। ओके, दिस इज़ द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ऑडिट डिपार्टमेंट है, या आपके कह लें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, और आपके पास ये जो है वो फॉर एग्जांपल आपके पास एक इलेक्ट्रिकल मैनेजर है या मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है। इसके नीचे सारे सेल्स पर्सन हायर है मार्केटिंग मैनेजर के नीचे। अगर आपके पास ऑडिट डिपार्टमेंट है तो इसमें आपके पास ऑडिटर हायर्स हैं। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो इसके पास नीचे सारे वो लोग हायर हैं जो फाइनेंस को हैंडल करते हैं, या एडमिन के लोग हैं जो एडमिन को हैंडल करते हैं, ठीक है। ये पूरा एक डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस ब्रांच होगी, ये पूरा ऑडिट डिपार्टमेंट होगा, और ये पूरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा। इनका आपस में किसी भी किस्म का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो फाइनेंस मैनेजर है, ऑडिट मैनेजर है और ये मार्केटिंग मैनेजर है, ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन स्टाफ का आपस में किसी भी किस्म की कोई इंगेजमेंट नहीं है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द चीफ एग्जीक्यूटिव। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि किसी कंपनी का वाइस चांसलर है, उसने क्या करना है, ये वीक मैट्रिक्स की हम बात करें। अच्छा, अब कोई आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल ऑडिट का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसमें उसने मार्केटिंग के बंदे से भी कम्युनिकेट करना है, एज वेल एज उसने सेल्स के फाइनेंस के बंदे से भी कम्युनिकेट करना है, तो इनका आपस में कम्युनिकेट आप स्टार्ट करवा सकते हैं। दिस इज़ नोन एज प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन। व्हेन द स्टाफ इज़ एबल टू कम्युनिकेट बिटवीन देम for any kind of a project communication, that is known as, for any kind of a project, that is known as project coordination. Okay, let's talk about the balanced metric organization. अब आपने ये कहा कि ये ऑडिट डिपार्टमेंट है, ये आपके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है और ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। आपने ऑडिट डिपार्टमेंट के एक ऑडिटर को इंचार्ज करा दे दिया किसी भी किस्म के चेंजेस के लिए फाइनेंस में और मार्केटिंग के बजट को हैंडल करने के लिए। तो अब क्या होगा, फाइनेंस का भी एक बंदा और मार्केटिंग का भी एक बंदा अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑडिटर काम करेगा। दिस इज़ नोन एज बैलेंस्ड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, पूरे एक डिपार्टमेंट के अंदर सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं जिनके पास PMP सर्टिफिकेशन है, Prince2 सर्टिफिकेशन है, या किसी भी किस्म की उनके पास स्पेशलिटी है प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने की, और यही सारे फंक्शनल मैनेजर्स हैं। अब ये क्या करेंगे, यहाँ से एक बंदा पिक करेंगे और वो इन सारे लोगों को हैंडल करेगा, और उसके पास अपनी कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो किसी भी ब्रांच के अंडर काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ मैनेजर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक डिपार्टमेंट से या हेड क्वार्टर के डिपार्टमेंट से इन सारे स्टाफ्स को हैंडल कर रहा है। अच्छा, प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि एक प्रोजेक्ट है जिसके बीच में डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाफ है। ये डिवीजन लेवल ऑफ कहते हैं कि डिवीजन लेवल पे आपके पास हर तरह का बंदा अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास जब एक कैंपस होता है तो उसमें आपके पास फाइनेंस का डिपार्टमेंट भी होता है, एडमिन का डिपार्टमेंट भी होता है, आपके पास रिसेप्शन का स्टाफ भी होता है, एज वेल एज आपके पास एकेडमिक स्टाफ भी होता है। बिल्कुल उसी तरह का आपके पास एक और कैंपस में सारी स्टाफ होता है, और एक और कैंपस में बिल्कुल उसी तरह सिटी कॉलेज के आपको सारा स्टाफ मिलेगा। दिस इज़ नोन एज प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, या डिवीजन लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी इसको कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि एक पूरे प्रोजेक्ट मैनेजर को आपने एक प्रोजेक्ट असाइन कर दिया, वो इस टीम के अंडर अपनी टीम के अंदर लीड करेगा, उसकी टीम में हर तरह का बंदा इन्वॉल्व होगा, उसको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होगी वो अपनी टीम के बीच में रहते हुए कम्युनिकेट करेगा, उसको दूसरे प्रोजेक्ट मैनेजर से किसी भी किस्म का कम्युनिकेशन नहीं करना होगा। इट हेल्प्स अस इन अवॉइडिंग सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम्स इन लेटर रन। ओके, लेट्स टॉक अबाउट कंपोजिट ऑर्गेनाइजेशन। जब हमने बात की मैनेजर ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर्स, अब ये होता है कि इन प्रोजेक्ट मैनेजर्स के ऊपर भी एक मैनेजर होता है जो इन सब को हैंडल कर रहा होता है और बता रहा होता है कि इन्होंने क्या क्या काम करने और क्या क्या काम नहीं करने, ठीक है। अच्छा, मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देती हूँ कि अगर आपके पास एक रूटीन में हॉस्पिटल में ऑपरेशन चल रहे हैं, इस टाइम आपके पास एक पूरा हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अंदर सारे लोग काम कर रहे हैं, आपके पास नर्सिंग स्टाफ है, आपके पास मेल नर्सिंग स्टाफ है, आपके पास या आपके पास जेनिटोरियल स्टाफ है, जेनिटोरियल स्टाफ उसे कहते हैं जो सारी सफाइयाँ वगैरह करते हैं, और आपके पास डॉक्टर्स की टीम है, ठीक है, और ये आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है। ऑल ऑफ सडन आपको ये लगता है कि आपके पास इमरजेंसी आ गई है, कोविड की या कोरोना की इमरजेंसी आ गई है, लेकिन आपके डिपार्टमेंट में उस तरह की फ़ैसिलिटी पहले अवेलेबल नहीं थी,
रूटीन ऑपरेशंस चल रहे हैं, रूटीन में आपके पास लोग मरीज़ चेक होने के लिए आ रहे हैं, फिजिशियंस भी अपना काम कर रहे हैं, डर्माटोलॉजिस्ट भी अपना काम कर रहे हैं, आप क्या कह सकते हैं, सर्जरी वाले लोग भी अपना काम कर रहे हैं। अब पैरेलल जो इमरजेंसी नाफिज हुई है उसमें आपने स्टाफ के साथ एक एक्स्ट्रा स्टाफ जो बैकअप में आपके पास था या किसी और टीम के साथ वो काम कर रहा था उसको इंक्लूड करके बी प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर दिया है। आपने एक डिपार्टमेंट पूरा इमरजेंसी का स्टेट कर दिया है या आउटडोर ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं इन रिगार्ड्स ऑफ द प्रोजेक्ट दैट हैज़ बीन जस्ट इनिशिएटेड। सो प्रोजेक्ट ए की कोऑर्डिनेशन तो वो कर ही कर रहा है, अब प्रोजेक्ट बी भी स्टार्ट हो चुका है। सो दिस इज़ जब आप दो प्रोजेक्ट्स पैरेलल कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, पैरेलल एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सो दिस इज़ नोन एज कंपोजिट ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू वेरी मच। दिस वॉज टूडेज लेसन एंड आई वॉन्ट यू पीपल टू हैव अ रिव्यू ऑन इट ताकि हम नेक्स्ट वीक से प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड इन नेक्स्ट वीक वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। थैंक यू।